कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 पाठ 10 पेड़ पौधों का भोजन। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चार्ट को पूरा कीजिए। पौधों में पोषण, तो इसके ये दो तरह का है। यहाँ लिखा हुआ है परपोषी, यहाँ खाली जगह है, यहाँ लिखेंगे स्वपोषी। अब इसमें स्वपोषी क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। और परपोषी में कौन कौन आते हैं? परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी। अगला प्रश्न, जो जीव प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सरल कच्चे पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं, वे कहलाते हैं विषमपोषी, स्वपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी। तो उन्हें स्वपोषी कहते हैं, जो स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं। अंतर लिखिए परजीवी और मृतोपजीवी। पहले इसमें लिखेंगे परजीवी में ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए जीवित जंतुओं और पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं, जैसे अमरबेल। और मृतोपजीवी, कुछ पौधे अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं, इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता। अगला है अंतर लिखिए स्वपोषी, परपोषी। पहले स्वपोषी में लिखेंगे सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। परपोषी, जो अपने भोजन के लिए अन्य पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा? रक्षक कोशिकाएं, रिक्तिका, कोशिकाओं के बीच के स्थान, क्लोरोफिल। तो इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा कथन सही है? सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, सही है। अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं, ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है, होती है आवश्यकता। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये सही है। अर्थात क और घ सही है। तो इसमें देखेंगे यहाँ दिया है कथन क और घ, तो यही सही है, पहला वाला ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न, जब हम आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करते हैं तो हमें कई छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। ऐसे उद्घाटनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिया गया, अर्थात उनको क्या नाम दिया गया है? तो ये ऑप्शन है पर्णरंध्र, मध्यशिरा, लैमिना, नसें। तो इसका सही उत्तर है पर्णरंध्र, इसको इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए पैराग्राफ के रिक्त स्थानों को बॉक्स में दिए गए शब्दों से भरिए। तो ये दिया गया, यही भरना है। क्लोरोफिल, ऊर्जा, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, प्रकाश संश्लेषण। नोट दिया है एक शब्द का उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है, अगर जरूरत होगी तो उसको दोबारा भी लिख सकते हैं। तो जैसे दिया है पत्तियों में एक हरे रंग का रंग द्रव्य होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे कच्चे माल के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसको भर लेंगे। अगला प्रश्न है, खमीर, मशरूम और ब्रेड मोल्ड्स में पोषण के तरीके के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। तो इन सब के लिए ये लोग मृतोपजीवी हैं, मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगला है, कौन सा पौधा परजीवी पोषण लेता है? अमरबेल, मनीबेल, घटपर्णी, मशरूम। तो इसका सही उत्तर है अमरबेल, ये परजीवी पौधा है।
अगला प्रश्न, मशरूम और कवक या मोल्ड्स कहाँ कहाँ विकास करते हैं? उत्तर, मशरूम और कवक या मोल्ड्स सड़ी गली और मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इन्हीं चीज़ों पर इनका विकास होता है। अगला प्रश्न, जेमी जब अपना गृह कार्य करती थी तो उसकी खिड़की से उड़ने वाली मक्खियाँ उसे परेशान करती थीं। अगले दिन वह नर्सरी गई और निम्नदर्शित पौधा खरीद कर लाई। तो ये पौधा दिया गया है। ये गुझिया बनाने वाला जो यंत्र होता है उस तरह का एक होता है पौधा, इसको कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। इसके अंदर मक्खियाँ बैठती हैं और ये बंद हो जाता है और मक्खियाँ उसमें मर जाती हैं और ये इनका भोजन के रूप में प्रयोग कर लेता है। अगला इसी में है, उपरोक्त पौधे को उसकी खिड़की पर, इसका नाम था वीनस फ्लाई ट्रैप। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पौधे को उसकी खिड़की पर लगाने से जेमी की समस्या को हल करने में कैसे मदद मिली? तो वही ऊपर बताए हैं। यह एक कीटभक्षी पौधा है। इसके संपर्क में जब कीट पतंगे आते हैं तब यह पौधा उन कीट पतंगों का भक्षण कर लेता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए तीर के निशान क्या दर्शाते हैं? उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो ये है भेड़िया बना हुआ है, ये खरगोश है और ये घास है। देखना, भेड़िया घास खाता है तो ये सही नहीं है। खरगोश भेड़िए को खाता है तो ये उल्टा है, ये भी सही नहीं है। भेड़िया खरगोश को खाता है और उपरोक्त सभी, तो इसमें ये सही है इसका। भेड़िया खरगोश को खाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए खाद्य श्रृंखला में जीवों को दर्शाया गया है। पेड़ पौधे, कीड़े, पक्षी। इस खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इनके लिए पेड़ पौधों को कीड़े खाएंगे, कीड़ों को पक्षी खाएंगे और पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे सूर्य से। तो इनके लिए ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, प्रखर किताब में पढ़ता है कि सभी प्राणियों और वनस्पतियों का भोजन सूर्य पर निर्भर करता है। इस वाक्य से आप कितना सहमत हैं लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। पेड़ पौधे जो ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं वह ऊर्जा ही सभी प्राणियों और वनस्पतियों में वितरित होती है, अर्थात उसी से सब लोग अपना भरण पोषण करते हैं। अगला प्रश्न, जंगली बाघ, भेड़िया, शेर और तेंदुआ जैसे जानवर पौधे नहीं खाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वे पौधों के बिना जीवित रह सकते हैं? क्या आप एक उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान कर सकते हैं? उत्तर लिखेंगे, कोई भी जीव जो मांसाहारी है वह बिना पेड़ पौधों के जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ये जीव जिन्हें खाते हैं वे सभी पेड़ पौधों पर किसी न किसी प्रकार निर्भर हैं। यानी ये जिनको खाते हैं वो भी किसी न किसी रूप में पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दिए गए हैं, मांसाहारी, उत्पादक, उपभोक्ता, सर्वाहारी। तो इसको पूरा करना है। क, जो उत्पादक के द्वारा बने हुए भोजन को ग्रहण करते हैं तो उनको कहते हैं उपभोक्ता। दूसरा है, वो जो सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं उन्हें कहते हैं उत्पादक। जो दूसरे प्राणियों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं उन्हें कहते हैं मांसाहारी। जो वनस्पति और दूसरे प्राणियों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया चित्र एक अधूरी खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। तो यहाँ दिखाया गया है, घास है, ये टिड्डा है, बंदर है। खाद्य श्रृंखला में बंदर के बाद निम्न में से कौन सा जीव आएगा, अर्थात बंदर को कौन खाएगा? तो ये दिया गया है,
यहाँ टाइगर है या खरगोश है, हिरन है और ये जानवर है। तो इसमें देखेंगे बंदर को कौन खाएगा, ये, तो ये सही हो गया। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये खाद्य श्रृंखला दिया गया है, घास है, इसको टिड्डा खाएगा, टिड्डे को चिड़िया खाएगी, चिड़िया को सांप खाएगा, सांप को चील खाएगा। तो इस तरह से पूरा करना है। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन कहलाएगा, तो उत्पादक है घास। शाकाहारी प्राणी कौन है, टिड्डा। मांसाहारी प्राणी कौन है, चील। खाद्य श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता कौन है, टिड्डा। द्वितीय उपभोक्ता कौन है, चिड़िया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सन 1940 में एक टापू पर भूरे रंग का सांप आ गया, जिसकी वजह से एक समूह वर्ग की संख्या घट गई और कीट मकोड़ों की संख्या बढ़ गई। वह प्राणी कौन सा होगा जिसकी संख्या टापू पर सांप के लाए जाने से घट गई। तो इसमें दिया है मेढक, पक्षी, बंदर, बाघ। तो इसमें मेढक की संख्या घटी है, तभी कीट मकोड़ों की संख्या बढ़ गई और सांपों ने मेढकों को खा लिया। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन से जीव भोजन के रूप में मृत जानवरों के मलमूत्र, पौधों के पत्तों के साथ साथ पौधों के कचरे को भी विघटित करते हैं। तो इनको कहते हैं विघटक। अगला प्रश्न है, दिए गए खाद्य जाल के अनुसार पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये खाद्य जाल दिया गया है, इसके हिसाब से प्रश्नों के उत्तर देना है। चूहे को कौन कौन खाता है, तो चूहा यहाँ है, तो इसको ये चील भी खाएगा और सांप भी खाएगा, तो लिख देंगे चील और सांप। बाज क्या क्या खाता है, तो बाज यहाँ है, इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा, इसको भी और इसको भी। तो छिपकली, टिड्डा, खरगोश, चूहा, सांप, इन सब को खाएगा। छिपकली क्या क्या खाती है, तो छिपकली टिड्डे को खाएगी, तो यहाँ लिखेंगे टिड्डा। अगला है, ऊपर दिए गए आहार जाल में चूहों की संख्या घट जाए तो खाद्य जाल पर क्या असर पड़ेगा अगर चूहे घट जाएं। उत्तर है, चूहों की संख्या घटने पर सांपों की संख्या घट जाएगी, जिसका सीधा प्रभाव बाज पर पड़ेगा तथा उनकी संख्या भी घट जाएगी, अर्थात एक दूसरे को भोजन की समस्या हो जाएगी। अगला प्रश्न, जब लोग जंगल में घूमने जाते हैं तो छोटे छोटे तालाबों से पानी लेकर उसे उबालते हैं और उस पानी का इस्तेमाल खाना बनाने और पीने में करते हैं। एक तालाब से पानी निकालना सुरक्षित है जहां मछलियां और अन्य जीव रहते हैं। उन तालाबों या झरनों से पानी नहीं लेना चाहिए जिनमें बहुत कम जीव हों। इसके क्या कारण हो सकते हैं। कहने का मतलब है जिसमें कम जीव जंतु हों उससे पानी नहीं लेना चाहिए, उसका क्या कारण है। तो अगर जीव जंतु कम है तो इससे ये पता चलता है कि वो पानी प्रदूषित है और उस पानी को नहीं लेना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन, अधिक जीवों को पकड़कर भोजन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, सही नहीं है। प्रदूषित जल में बहुत कम जीव पाए जाते हैं, तो इसका ये उत्तर सही है। गहरी और खतरनाक झीलों में जीव नहीं रहते हैं, ये भी गलत है क्योंकि रहते हैं। जिस पानी में कोई कार्बनिक पदार्थ नहीं होता वह शुद्ध होता है, इसलिए इसे संरक्षित किया जा सकता है। तो इसका सबसे सही उत्तर है, प्रदूषित जल में बहुत कम जीव पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला के चित्र में प्रत्येक तीर का निशान प्राणी के आहार को दर्शाता है। जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है और ये इसके आहार है, जैसे पी घास है तो ये इनका आहार है। तो इसको देख के यहाँ उत्तर लिखना है। तो दिए गए चित्र में टिड्डे की क्या स्थिति होगी। टिड्डा क्या खाएगा, घास, और टिड्डे को खाएगी चिड़िया। तो यहाँ देख लेते हैं, टिड्डा यहाँ आ जाएगा, टिड्डा घास खाएगा और टिड्डे को चिड़िया खाएगी। तो इसका उत्तर ये सही है, आर। दी गई खाद्य श्रृंखला में से किसी एक का भोजन जाल खींचिए। तो ये जानवरों के नाम दिए गए हैं, इसका भोजन जाल खींचना है यहाँ, तो इसको आप लोग इसमें बना लेंगे। अगला प्रश्न, जब कारखानों से रासायनिक पानी किसी नदी या झील में बहाया जाता है
तो उसमें रहने वाले जीवों का क्या होता है, इससे उनके खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है, कारखानों से छोड़े गए रासायनिक पदार्थों से नदी या झील का पानी प्रदूषित हो जाता है, जिसका प्रभाव पानी में रहने वाले जीवों पर पड़ता है। जीव जंतु समाप्त होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। इस तरह से इस पूरे वीडियो को देखकर आप पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं।